नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मैडम चीफ मिनिस्टर। हो सकता है आपने इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन अभी मैं नेटफ्लिक्स पर देख रहा था तो ये 2021 में रिलीज हुई है जनवरी में। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है सुभाष कपूर के द्वारा। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं ऋचा चड्ढा, सौरभ शुक्ला, मानव कौल और अक्षय ओबरॉय। तो ये कहानी लखनऊ से शुरू होती है, जहाँ की तारा एक कॉलेज में पढ़ रही है और तारा का वहीं पढ़ रहे छात्र नेता इंद्रमणि त्रिपाठी से संबंध दिखाया गया है। अब जब तारा प्रेग्नेंट हो जाती है इंद्रमणि से और वो इंद्रमणि से शादी करने के लिए कहती है, तो इंद्रमणि मना कर देता है और कहता है इस बच्चे को गिरा दो। इस बात पर तारा बहुत नाराज़ हो जाती है और वो हंगामा करने लगती है। इंद्रमणि के पिता के पास भी पहुंच जाती है और ये धमकी देती है कि यदि मुझसे शादी नहीं की इंद्रमणि ने तो मैं उसको चुनाव नहीं जीतने दूंगी, एक भी वोट नहीं मिल पाएगा उसको। अब इस बात से इंद्रमणि भी नाराज़ है और इंद्रमणि के पिता कहते हैं कि इस लड़की का कुछ करो। क्या तुम्हें पूरे लखनऊ में या पूरे भारत में यही लड़की मिली थी, यानी कि दलित वर्ग ही मिला था प्यार करने के लिए? तुम्हारा क्या संबंध है इसके साथ? और तारा को मार देने के लिए वो कहते हैं कि इसको मार दो, जान से हटा दो इसको रास्ते से। तो जब तारा को बोला जाता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, समझौता कर लो, भूल जाओ इन सारी बातों को, और तारा नहीं मानती, तो उस पर जानलेवा हमला होता है। और ऐसे में एंट्री होती है हमारे मास्टर जी की, यानी कि सौरभ शुक्ला जी की। सौरभ शुक्ला जी बचाते हैं तारा को और उनकी एक पार्टी है, वो उसके लीडर हैं। देखा जाए तो ये कहानी बहुत हद तक मायावती और कांसीराम जी के संबंध को दर्शाते हुए बनाई गई है। हालांकि ऐसा कहीं कहा नहीं गया और ना ही उनकी जीवन से इसको प्रेरित बताया गया है, पर है ऐसे ही कि तारा भी दलित वर्ग से है। जैसे कांसीराम जी एक उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे और वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, ऐसे ही सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर है मास्टर जी। तो वो तारा को बचाता है और अपने साथ रख लेता है और तारा सौरभ शुक्ला यानी मास्टर जी के साथ चुनावी रैलियों में जाने लगती है, लोगों से बात करने लगती है और फाइनली होता ये है कि मास्टर जी की पार्टी बहुमत पाने में सक्षम हो जाती है और जीतने के बाद सीएम बनाने की बारी आती है। तो सभी लोग विचार करके सीएम बनाने के लिए उस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कुशवाहा जी को चुनते हैं, लेकिन मास्टर जी पता नहीं क्या सोच करके तारा को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो कि बात समझ नहीं आती कि क्यों बना दिया उन्होंने, क्योंकि फिल्म में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिससे कि हम बहुत प्रभावित हो जाए कि तारा एक बहुत प्रतिभावान लड़की है, उसमें राजनीतिक गुण है, उसको ज़रूर बन जाना चाहिए सीएम। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, तो थोड़ा आश्चर्य होता है। पर कुल मिला के कहानी यही है। लेकिन एक समस्या ये है कि कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये सारी चीज़ें फिल्म की शुरुआत में दिखा दी गई हैं और उसके बाद ऐसा कुछ बचा नहीं कि जिसको कि वो दिखाते, जिसको देखने के लिए हमारी इच्छा बनी रहे कि अब आगे कहानी में क्या होगा। ऐसा हमारे मन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जागता और आगे की कहानी हमें सिर्फ और सिर्फ बोर करती है, कुछ नया नहीं बताती है, कुछ नया नहीं सिखाती है। तो ये तो हुई कहानी की बात। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक इसमें है नहीं, बस एक ही गाना दिया है और वो गाना भी कोई इतना मधुर नहीं है कि हम उसको गुनगुनाते रहें या याद रखें। तो म्यूजिक के नाम पर भी ये फिल्म हमें कुछ भी नहीं देती है। तो अगर मैं इस कहानी के कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करूं जो कि हमें प्रभावित करते हों, जिनकी वजह से हमें ये फिल्म देखनी चाहिए, तो बहुत विचार करने के बावजूद मुझे ऐसा कोई प्लॉट, ऐसा कोई पॉइंट, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई जिससे कहकर के मैं ये कहूँ आपसे कि आप फिल्म देखने जाइए। अब फिल्म की कमी की अगर बात करें तो कमियां बहुत सारी हैं। जैसे कि ये कहानी ठीक से लिखी नहीं गई, क्योंकि अगर मायावती और कांसीराम जी के जो संबंध है, जिस प्रकार से मायावती जी को बढ़ने का आगे मौका मिला, कांसीराम जी की विरासत को उन्होंने संभाल लिया, तो अगर वो सारी बातों को शामिल किया जाता, भले ही ये बायोग्राफी नहीं होती, अगर प्रेरित ही हुए थे तो थोड़ा और कसावट के साथ ये कहानी लिखते, तो हमें देखने में ज़रूर उत्सुकता होती कि कैसे एक आम लड़की एक बहुत बड़े प्रदेश, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी मुख्यमंत्री बन जाती है। आखिर उसने ऐसा क्या किया, आखिर उसमें ऐसी क्या प्रतिभा रही होगी।
पर ऐसी कोई बात इसमें देखने को नहीं मिलती। हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर इसको मुख्यमंत्री बना क्यों दिया गया, आखिर उसने ऐसा किया क्या। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट इस फिल्म में दिखाया ही नहीं गया। ऐसा कोई स्पीच नहीं दी गई जो कि बहुत प्रभावशाली स्पीच हो, जिससे हमें लगे कि हाँ भाई कुछ बात तो है इस लड़की में। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। एक और कमी नज़र आती है मुझे कि इसमें लॉजिक डालने की भी ज़रूरत नहीं समझी डायरेक्टर ने। जैसे कि एक जगह इंद्रमणि त्रिपाठी तारा से मिलने जाता है, जबकि वो सीएम बन चुकी है। अब चूँकि तारा बहुत ज़्यादा चिढ़ती है इंद्रमणि त्रिपाठी से, क्योंकि उसने उसको मारने का प्रयास किया था। तो तारा बाकी सारे लोगों को उस रूम से जाने के लिए कहती है और अपने भाई को बुलाती है, जो कि बबलू नाम का जो कैरेक्टर है, बिल्कुल दुबला पतला सूखी हड्डी। और इंद्रमणि त्रिपाठी जो है वो काफ़ी हट्टा कट्टा जवान है, और वो दुबला पतला बबलू दिखाया जाता है। और अगले ही सीन में देखते हैं हम कि इंद्रमणि त्रिपाठी को कुर्सी से बांध दिया गया, वो हिल भी नहीं पा रहा है। तो भाई बबलू इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आता। कुछ लॉजिक तो दिखाओ। किसी और व्यक्ति को भी बुला सकते थे अगर उनको ऐसे बांध के ही दिखाना था। यानी कि लॉजिक भी कहीं दूर दूर तक हमें इस फिल्म में दिखाई नहीं देता। एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको कि मैं याद रख सकूं या ये कहूं कि जिसने मुझे प्रभावित किया। जबकि सौरभ शुक्ला काफ़ी अच्छे मजे हुए कलाकार हैं, पर उनके पास भी ऐसा कुछ विशेष करने के लिए नहीं था, क्योंकि कहानी ठीक से नहीं लिखी गई, कोई ऐसी घटनाएं नहीं लिखी गई जिससे कि कैरेक्टर बिल्डअप हो, हमें लगाव हो जाए किसी कैरेक्टर से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हमें करती हैं ऋचा चड्ढा। उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही बेकार तरीके से लिखा गया। उनका जो बोलने का लहजा है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, यानी कि चिड़ पैदा करने वाला है। अब सीएम कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार, जब वो पहली बार भाषण देने जाता है और जनता के सामने खड़ा होता है, तो सोचिए वो क्या कहेगा। कुछ तो ऐसा कहेगा जिससे जनता प्रभावित हो, पर वो क्या कहती है, एक भद्दी सी एक्टिंग करते हुए कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। और ऐसा ये बार बार कहती है, जैसे कि खुद की नुमाइश करने के लिए लोगों के सामने खड़ी हो। एक और डायलॉग उनको दे दिया गया, मैं कुंवारी हूँ, तीखी कटारी हूँ, लेकिन नौजवान साथियों तुम्हारी हूँ। मतलब क्या है, तुम सीएम बनने आई हो या फिर अपना खुद का प्रदर्शन करने आई हो कि मैं तुम्हारी हूँ? मतलब क्या है, क्या दिखाना चाहते हो भाई? और वो जिस लहजे में लगातार पूरे पिक्चर में बोलती रहती, समझ ही नहीं आता वो लहजा है कहाँ का और आखिर क्या कहना चाहती है। कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे कि हम प्रभावित हो जाए कि हाँ भाई कुछ तो दम है, कुछ तो बात है इस कैरेक्टर में। और राजनीति के नाम पर कई सारे षड्यंत्र भी किए जाते हैं जो कि कोई और नहीं करता, जबकि औरों को करने चाहिए थे। क्योंकि जब बाकी सब इतने ही बुरे हैं और ये लड़की इतनी अच्छी है, दबी कुचली है, तो इसको तो कम से कम ईमानदार रहना चाहिए था। पर सबसे ज़्यादा जो बेईमानी करती है वो यही करती है। और ऐसा दिखाया गया कि सीएम बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो। भाई ये डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि आपका जो मन आएगा वो कर लोगे। समझ नहीं आता बहुत सारी बातें, लॉजिक से परे। तो मेरा क्या निष्कर्ष है इस फिल्म को लेकर? तो शुरुआत का एक सवा एक घंटा तो निकल गया, लेकिन उसके बाद ये फिल्म हमें बिल्कुल भी बांध के नहीं रखती है कि आखिर आगे क्या दिखाएंगे, क्या देखें। तो मेरा निष्कर्ष यही है कि मैं ये फिल्म आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से ये फिल्म आपको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी है जो कि इस चैनल पर आपको समय समय पर मैं बताता रहूँगा। मैं ये फिल्म रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको देखें। मेरी ओर से इसकी जो रेटिंग है वो रहेगी 2 स्टार आउट ऑफ 10। तो दोस्तों अभी आगे का जो हिस्सा है उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ द मूवी, यानी इस कहानी को क्यों बनाया गया, आखिर इसके पीछे सोच क्या रही होगी लेखक की। तो इस हिस्से में काफ़ी स्पॉइलर हैं, यानी कि मैं कहानी की भी बात कर सकता हूं, कहानी के बारे में कई बातें बता सकता हूं। तो जिन मित्रों ने ये फिल्म अभी तक देखी नहीं है वो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दें। मैंने रेटिंग भी दे दी है, बता भी दिया कि फिल्म को देखना चाहिए या नहीं। अब आगे का हिस्सा वही देखें जिन्होंने ये फिल्म देखी है, या वो लोग देखें जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर इस फिल्म की फिलॉसफी क्या है, आखिर लेखक ने क्या सोच करके ये कहानी लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस कहानी की पूरी फिलॉसफी ये है कि उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को दबा के रखा है और इस समस्या का समाधान निम्न वर्ग द्वारा सत्ता पाकर बदला लेना है, यानी कि उच्च वर्ग को परेशान करना है।
अब ये बात सही है या नहीं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो सीन है वो दिखाया जाता है कि दलित वर्ग है, उसकी बारात जा रही है। जब वो ठाकुर मोहल्ले से निकलती है तो ठाकुरों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दलित दूल्हा घोड़े पर बैठ करके निकले। इस बात पर विवाद होता है और गोली चल जाती है और एक व्यक्ति की वहाँ मौत हो जाती है। यानी कि ठाकुर जो लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, बहुत क्रूर हैं, वो ये सब नहीं चाहते कि ऐसा हो। और ऐसी कुछ घटनाएं वाकई में भी हुई हैं या होती हैं। अब दूसरी घटना में दिखाया जाता है कि जो तारा है वो इंद्रमणि जो है उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और जब वो ये बात कहती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, चलो शादी कर लेते हैं, तो इंद्रमणि कहता है कि शादी तो नहीं कर सकते, तुम चाहो तो तुम्हें रखेल बना के रख सकते हो, क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं वो भी तुम्हारे समाज की औरतों को रखेल बना करके रखा करते थे। यानी कि फिर से पॉइंट आउट किया गया कि उच्च वर्ग के लोग बहुत ही जालिम रहे हैं, बहुत ही जुल्मी रहे हैं, उन्होंने निम्न वर्ग को दबा के रखा है, निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका शोषण करते रहे हैं। फिर और आगे देखते हैं कि जब तारा बच्चे को गिराना नहीं चाहती है तो यही उच्च वर्ग के जो लोग हैं यानी इंद्रमणि त्रिपाठी वो उसको मरवाने का प्रयास करता है। तो इन सारी घटनाओं से हमें ये समझ में आता है कि ये कहानी जातिवाद की समस्या को दिखाना चाहती है और ख़ास करके जो दलित वर्ग है उसका शोषण किस प्रकार से जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो करते हैं, यही इस कहानी में दिखाया गया है। और इस समस्या का समाधान जो बताया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि भाषण देते समय तारा एक नारा लगाती है कि तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार। तिलक यानी कि ब्राह्मण, तराजू यानी कि वैश्य या व्यापारी, और तलवार यानी कि क्षत्रिय। इन सबको 4-4 जूते मारने चाहिए, यानी कि इनकी बहुत बेइज्जती करनी चाहिए। तो आप सोचिए राजनीतिक मंच से ऐसा नारा कौन लगाता है? क्योंकि अगर सबड़ खराब है, बुरे हैं, उच्च वर्ग खराब है, तो भी क्या ऐसा कोई नारा लगाना ये शोभा देता है किसी भी लीडर को? क्या उच्च वर्ग के जो लीडर हैं वो मंच से खड़े होकर ऐसा कुछ कहते हैं कि निम्न वर्ग को जूते मारने चाहिए, सताया जाना चाहिए? क्योंकि आप तो राजनीति में आ रहे हैं और आप इस प्रकार की अगर बातें फैला रहे हो तो ये तो कोई ठीक नहीं। तो कुल मिला के जो लेखक का प्रयत्न है कि ये दिखाना है कि दलित वर्ग दबा कुचला है और अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बदला लेना होगा उच्च वर्ग से, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने संविधान निर्माण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कभी बदला लेने की बात नहीं की, उन्होंने एक ही बात की तो उनको शिक्षित होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब वो शिक्षित हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये भेदभाव मिट जाएगा। क्योंकि बात दलित या सवर्ण की नहीं है। अगर आप देखें तो एक नियम रहा है पूरी दुनिया में कि जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, वो किसी भी जाति का हो, और जो कमज़ोर है वो किसी भी जाति का हो, तो हमेशा जो शक्तिशाली है वो कमज़ोर को दबाता है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो ये हमेशा होता रहा। अगर आज की बात करें तो आज शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हर एक प्रकार से संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया। हर किसी को मौका है, भले वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हो, वो परिश्रम करे, पढ़ाई करे और वो किसी भी उच्चतम पद तक पहुंच सकता है और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी सकता है। वैसे भी अब समाज बदलता जा रहा है। हम अगर गाँव को, दूर दराज के इलाकों को छोड़ दें तो आज शहरों में कौन पूछता है कि आपके बगल में जो बैठा हुआ है उसकी जाति क्या है? भले ही आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पर क्या आप किसी होटल पर ये पूछकर खाना खाने जाते हैं कि भाई जो रसोइया है वो किस जाति का है? यानी ये सारी चीज़ें, ये सारे बंधन अब ढीले पड़ते जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये और ढीले होंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की सोच को बढ़ावा देना चाहिए कि जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग का हमेशा शोषण करता रहता है, या उनमें नफरत पैदा की जाए, यानी कि जब वो सवर्णों से बदला लेंगे तभी वो ऊंचे बन पाएंगे। ये सारी बातें तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो ये फिल्म जिस फिलॉसफी पर आधारित है ठीक से उसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाती है। तो मेरा निवेदन है उन मेकर्स से जो कि इतने सारे रुपए खर्च करते हैं, अरे भाई कुछ बनाना ही है तो कुछ ढंग का बनाइए जिसको देखने में भी आनंद आए, कुछ शिक्षा मिले, कुछ मनोरंजन हो। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।